नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम देखते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां या पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी का आकार क्या होता है। हमने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। पृथ्वी का आकार जियोड होता है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी गति कैसे करती है। आप जानते रहिए पृथ्वी का जो गति होती है वो दो आधार पर करती है। एक आपका घूर्णन या इसी को कहते हैं परिभ्रमण, या इसी को एक और नाम दिया जाता है दैनिक। ऐसे घूर्णन के एक और आपका नाम दिया जाता है परिक्रमा। किसकी परिक्रमा करना? सूर्य की परिक्रमा करना, यानी परिक्रमण कहा जाता है इसको। और ये कैसा होता है? वार्षिक होता है। समझिए, घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना। कहां पर घूमता है? अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर घूमते हुए कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड समय लेता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में घूमती है, एक चक्कर लगाती है, तो कितना लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और ये कैसा होता है, इसीलिए मैंने लिखा है दैनिक। दैनिक का मतलब रोज। परिभ्रमण करना यानी भ्रमण करने का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर रह करके घूमना। अपने अक्ष पर रह करके घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। आगे ऐसे जानते हैं परिक्रमा क्या होता है। तो आप जानते रहिए किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। कैसा होता है? वार्षिकी होता है। कितने दिनों में करती है? तो आप जानते रहिए 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो जनरली आप जानते रहिए 365 दिनों में। लेकिन यह 365 दिन में ना लगा करके कितना दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यही जो 5 घंटे 56 मिनट यानी लगभग 6 घंटे जो बचता है, ये प्रत्येक ईयर में, एक ईयर में कितना जाता है? 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा? 4 ईयर में ये हो जाता है 24 घंटे। 4 ईयर में ये 24 घंटे हो जाता है। इसका मतलब 4 ईयर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर जब आता है तो 4 सालों में 365 के बजाय कितना दिन हो जाता है? 366 दिन। आप समझ सकते हैं कि 6 एक साल में हो रहा है, 4 साल में 24 घंटे, 24 घंटे बन जाएंगे। और 24 घंटे बराबर एक दिन के, यानी ये जो 365 दिन हो रहा था वह कितना दिन हो गया? 366 दिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने किलोमीटर स्पीड से घूमती है। तो आप जानते रहिए 1670 पर किलोमीटर। आगे ऐसे देखते हैं कि क्या होता है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा।
और घूर्णन का इस पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप पहले जानते रहिए कि पृथ्वी की गति का प्रभाव कैसे हमको पता चलेगा कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो उसका कारण आप जानते हैं कि दिन रात का होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, ये घटनाएं बताती हैं कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित ना हो करके वो क्या कर रही है, चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगा रही है। आइए ऐसे ही देखते हैं, ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींची जाती है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, भू और भू के किसके मध्य से रेखा खींची जाती है, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ठीक 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसे कहते हैं क्या, कर्क रेखा। और इसके ठीक 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आपको ये सब देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जा करके ज्योग्राफी के बेसिक क्लास को आप देख सकते हैं। ये 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया, कारण समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप जानते रहिए ये 66.5 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाते हैं। यानी सूर्य कितने डिग्री के बीच में रहता है, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य वर्ष भर किन डिग्रियों के बीच में चमकता है, तो 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच ही सूर्य लगातार चमकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी भी इन्हीं 2 क्षेत्रों के बीच होता है। और इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। उष्ण का मतलब होता है उष्मा, जिसमें उष्मा यानी जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। समझते हैं आगे कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, देखिए ये जो 0 डिग्री है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। आपको मैंने बताया था गोलार्ध क्या होता है, यानी गोले का आधा भाग का मतलब ये और आधे भाग का मतलब ये। उत्तर में गया तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में आया तो दक्षिणी गोलार्ध। तो आपका जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। याद रखना ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये रेखा कैसी है, काल्पनिक रेखा, कल्पना सिर्फ किया गया है। आइए समझते हैं थोड़ा सा स्थितियों को कि कैसे हम जानेंगे कि सूर्य कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पर। याद रखना जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। उत्तरी गोलार्ध का मतलब इधर साइड का, और उसके अपोजिट क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, या कह सकते हैं रात बड़ी होगी। ऐसे ही जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर चमक रहा होगा, उस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। थोड़ा समझते हैं इंडिया को बेस बना करके। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया कर्क रेखा पर स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया स्थित है। जब एक डेट लेते हैं 21 जून, एक डेट आप देखिए 21 जून, 21 जून को सूर्य पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर चमकता है और 21 जून की डेट उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। समझिए 21 जून से आते आते धीरे धीरे जब ये सूर्य जो पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, जब बढ़ते बढ़ते 3 महीने का इसको समय लग जाता है कहां पर आने में, मकर रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा पर आने। काउंट करिए, जुलाई, अगस्त और
यानी 23 सितंबर की डेट को ये कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है। ऐसे ही आपका मकर रेखा पे आने के लिए इसको समय कितना लगता है, 3 महीने और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना 22 दिसंबर को ये कहाँ चला आता है, मकर रेखा। समझिए, आपसे अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर का होता है। आइए समझते हैं आगे। दिसंबर से वापस ये जाता है कहां पर, उत्तरी गोलार्ध। उसके पहले आप जानते रहिए कि भारत की स्थिति देखिए, जून में आपके क्या होती है, गर्मी होती है। और जब ये गर्मी होती है तो धीरे धीरे आते आते जब सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा होता है, तो सितंबर में आते आते धीरे धीरे ये इंडिया के नीचे चला जाता है, जिससे सितंबर में आपकी धीरे धीरे ठंडी स्टार्ट हो जाती है। और नीचे आते जब सूर्य पूर्ण रूप से मकर रेखा पर चला जाता है, यानी दिसंबर के दिन में आपको पता है कि आपके यहाँ क्या होता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब ये दिसंबर से वापस ये कहाँ जा रहा होता है, भूमध्य रेखा पर। 3 महीने काउंट करिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 21 मार्च को ये पुनः कहाँ पहुंच जाता है, भूमध्य रेखा पर। और 3 महीने के बाद ये वापस फिर कहाँ पहुंच जाता है, कर्क रेखा। ये स्थिति बार बार चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने के लिए है, जैसे 21 जून से 23 सितंबर कितना महीना हो गया, 3 महीने। और 21 मार्च से 21 जून कितना महीना हो गया, 3 महीने। यानी टोटल कितने हो गए, 6 महीने। 6 महीने लगातार उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है, और 6 महीने उसी टाइम दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, रात होती है। और जब सूर्य क्या होता है, डेट याद रखिएगा, 21 जून से 23 सितंबर और 21 मार्च से 21 जून, 3 महीना इधर और 3 महीना इधर मिला करके टोटल कितने महीने हो गए, 6 महीने। 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है। अब 23 सितंबर से कहाँ चले जाइए, दिसंबर तक 3 महीने, और दिसंबर से लेकर के मार्च तक का 3 महीना, ये क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन का समय होता है, और उत्तरी गोलार्ध में रात का समय होता है। अगर उत्तर में सूर्य रहेगा तो दक्षिण में रात होगी, और अगर दक्षिण में सूर्य होगा तो उत्तर में रात होगी। यानी 3 महीना ये, 3 महीना ये, यानी टोटल कितने हो गए, 6 महीने। आप जानते रहिएगा, अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी, और अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन। आइए आगे समझते हैं। 2 डेट आपकी देखते हैं, एक है 23 सितंबर और दूसरा आपका क्या है, 21 मार्च। ये 2 ऐसे डेट हैं जो आपके यहाँ मिलते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 2 ऐसे डेट हैं, ये 2 डेट को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिन रात पूरे विश्व में किस डेट को बराबर होते हैं, तो आप जानते रहिएगा कि 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। और यही जब दिन और रात बराबर होते हैं, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। आगे जानते हैं, इसी विषुव में आप जानते रहिए कि 2 तरीके के विषुव होते हैं, एक होता है शरद और दूसरा होता है क्या, बसंत विषुव। विषुव 2 प्रकार के होते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव। शरद विषुव जानते हैं,
जब उत्तरी गोलार्ध से होते हुए दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य प्रवेश करा, यानी 23 सितंबर की डेट, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम हो जाएगा, ठंडा का मौसम शुरू होगा। इसीलिए 23 सितंबर की डेट में उत्तरी गोलार्ध पर शरद विषुव होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि गर्मी आने वाली रहती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, बसंत विषुव होता है। तो आप एग्जैक्टली जानते रहिए कि शरद विषुव किस डेट को होगा, 23 सितंबर को। और अगर आपका थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनाएगा तो आप जानते रहिएगा कि शरद विषुव किस में होगा, उत्तरी गोलार्ध, और बसंत विषुव कब होगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसी डेट बसंत विषुव की बात करते हैं, आप नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध से कहां जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी 21 मार्च की डेट को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद विषुव होगा। तो 21 मार्च की डेट को क्या नाम दिया जाता है, बसंत विषुव। आगे आपका देखते हैं कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होती है, ज्वार भाटा की स्थिति क्या होती है। आइए समझते हैं उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर। अब देखिए, अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर का मतलब समझिए ये है सन, और ये है क्या, पृथ्वी। आपको पता है कि सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, जब सूर्य तथा अप का मतलब समझिए, अप में ऊपर होता है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ना क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। और यह स्थिति कब होती है, तो आप जानते रहिए, यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। और जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, वह स्थिति क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। और यह स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। याद रखिएगा, यह आपके एग्जामों में पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को समझते हैं, किस पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य पर। आइए समझते हैं कि ये है सन, ये हो गया आपका क्या, मून, और ये क्या हो गया आपका अर्थ। थोड़ा सा बड़ा इसको बना देते हैं। याद रखिएगा, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में आप जानते रहिए कि ऐसा क्या होता है कि जो बीच में चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी से सूर्य दिखना बंद हो जाता है। आपको पता है कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और पृथ्वी का भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब बीच में कोई चीज अवरोध के रूप में दिखेगा तो उसका क्या होगा, प्रकाश देना वो बंद कर देता है। लेकिन याद रखना, जो सूर्य ग्रहण लगता है ये क्या होता है, अमावस्या के दिन लगता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 7 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। किसी किसी अमावस्या को जब होता है, जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी अपने अक्ष से हटेगी, उस स्थिति में जब वह सूर्य पूर्ण रूप से पृथ्वी से दिखना बंद हो जाता है, तब आपका क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। वरना नॉर्मली जो हर महीने पड़ता है
क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आइए आगे समझते हैं कि ज्वार भाटा क्या होती है। आपको मैंने पिछले वीडियो में चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था, सुपर मून क्या होते हैं मैंने बताया था, ब्लड मून क्या होते हैं मैंने बताया था। आप प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा याद रखना, समुद्र में जो लहरें ऊपर उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं और नीचे गिरना यानी भाटा कहलाता है। जनरली आप जानते रहिए कि इसका कारण क्या होता है। कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल। एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य का आकर्षण बल ज्यादा होगा कि चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो आप जानते रहे चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है, पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के क्या है, नजदीक है। समझिएगा कि ज्वार क्या होते हैं, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार क्या होते हैं। दीर्घ ज्वार को जानते नहीं, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब आती है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। उस समय आपका क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। और यह स्थिति क्या कहलाती है, याद रखिएगा, यह स्थिति सिजगी कहलाती है। आपसे पूछा जाता है सिजगी क्या होता है, तो जानते रहिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं वह स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। निम्न ज्वार को समझते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत आ जाते हैं यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, उस स्थिति में निम्न ज्वार आता है। आइए समझते हैं कि ज्वार के प्रकार, ज्वार के क्या क्या प्रकार होते हैं। आप जानते रहिए कि ज्वार के 3 प्रकार होते हैं। ज्वार के प्रकार, ज्वार के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दैनिक ज्वार, दूसरा होता है अर्धदैनिक ज्वार, और तीसरा आपका होता है मिश्रित ज्वार। याद रखना, दैनिक का मतलब डेली, डेली यानी प्रतिदिन जो ज्वार आते हैं उसे क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। याद रखना, इसमें एक उच्च और प्लस एक निम्न ज्वार जब आते हैं और इनकी ऊंचाई कैसी होती है, समान होती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि दैनिक ज्वार क्या होते हैं, तो जब एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार दोनों साथ साथ आते हैं और दोनों की ऊंचाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, दैनिक ज्वार कहलाती है। आप याद रखिएगा, प्रत्येक दिन जो ज्वार आते हैं वो 12 घंटे 26 मिनट पर आते हैं। यानी एक दिन में 24 घंटे 52 मिनट में 2 ज्वार आते हैं। यानी आपके दैनिक ज्वार की बात करता हूं। अर्धदैनिक में आइए, जब 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार, और कैसे होने चाहिए, समान ऊंचाई के होते हैं, साथ साथ जब आते हैं
उस स्थिति को क्या कहते हैं? अर्धदैनिक ज्वर कहलाता है। मिश्रित ज्वर को समझते हैं, जब एक उच्च या दो उच्च एक निम्न, लेकिन ऊंचाई कैसी होगी? असमान होगी। उस स्थिति को क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वर कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जो दीर्घ ज्वर होता है वो महीने में 2 बार आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ताकि आपको जागृति की क्लास मिलती रहे और भी वीडियोज आपके समक्ष जाते रहते हैं। उसके लिए आपको अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही सेशन को देखते रहिए, ताकि आपके विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए उसे आसानी के साथ आप कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।